रात का वक्त बिहान के फार्म हाउस में। बिहान और रियाज इस वक्त डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे और टेबल पर खाना रखा था। बिहान की नजरें इस वक्त रियाज पर लगातार बनी हुई थी और बिहान के चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड था। और वो प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहता है, यू आर वेरी लकी, क्योंकि तुम्हें न सिर्फ बिहान सिंह राजावत के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला, बल्कि बिहान सिंह राजावत के हाथों के बने खाने को खाने का मौका मिला है। तो एंजॉय करो। ये कह वो खाना खाने लगता है और भाई बिहान की बात सुनकर रियाज से एक नज़र टेबल पर रखे खाने की तरफ देखता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो उस खाने की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बिहान से कहता है, ओह, तो आपने ये बनाया है और इस खाने के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद को लकी इंसान मानूं? पर सच कहूँ तो इस वक्त मैं खुद को अनलकी समझ रहा हूँ, क्योंकि इस खाने को मैं कभी भी खाना पसंद नहीं करूँ। रियाज की बात को सुनकर बिहान अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ते हुए कहता है, ऐसा क्या? और क्या बुराई है इस खाने में? हेल्दी फूड है ये। बिहान कहता है। रियाज बिहान की बातों को सुनकर रियाज भी उसी टोन में कहता है, अच्छाई क्या है इसमें? और आप बुराई की बात कर रहे हैं? और फिर खाने के बाउल की तरफ इशारा कर कहता है, ये जो सब्जियां जो आप उबाल कर इस बर्तन में रख कर लाए हैं, और ये जो पानी में ये सब्जियां जो तैर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि खाना है कि पीना है। फिर एक और बर्तन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये नॉर्मल लोग इसे पास्ता कहते हैं, जिसमें अच्छे से मसालों को डालकर पकाया जाता है। पर आप तो इसे भी उबाल कर लाकर मेरे सामने रख दिए खाने के लिए, जैसे मैं कोई इंसान नहीं जानवर हूँ और खेतों में चरने आया हूँ। रियाज की बातों को सुनकर बिहान कहता है, स्टॉप, ये सब जो है वो मैंने अकेले और मेहनत से बनाया है, और सब कुछ हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्दी है ये तुम क्या जानो? जानते तो ऐसे बुराई नहीं करते इस खाने की। और तुम्हें तो पसंद होगा वो तेल में डूबा हाइजेनिक खाना, जिसमें समझ ही ना आए कि खाने में तेल है कि तेल में खाना। बिहान की बात सुनकर रियाज कहता है, कम तेल में भी अच्छा और हेल्दी खाना बनता है, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। और रही इस खाने की बात, तो आप खाइए इसे। किचन कहाँ है? आप बस मुझे ये बता दीजिए, मैं खुद अपने लिए कुछ लाइट सा और जल्दी बनने वाला कुछ खाना बना लूँगा। बिहान उसकी बात सुनकर बस एक तरफ इशारा कर देता है और बिहान का इशारा समझ रियाज अपनी जगह से उठता है और उस तरफ चला जाता है जहाँ सामने ही किचन था। और जब वो किचन में जाता है तो उसे हर चीज़ परफेक्टली तरीके से रखी नज़र आती है। हर चीज़ अपनी जगह अरेंज और साफ सुथरी। रियाज के लिए ये जगह और ये सब कुछ नया था, पर भूख भी ज़बरदस्त लगी थी, इसलिए खाना बनाने के लिए खोजने लगता है कि क्या बनाए जो टेस्टी भी हो और जल्दी से बन जाए बिना ज़्यादा वक्त लिए। कुछ ही देर बाद रियाज को वहाँ एक सेल्फ में चावल रखे मिले। उसने वो निकाले और फिर फ्रिज में कुछ वेजिटेबल, साथ ही वहीं दूसरी सेल्फ में मसाले। रियाज ने जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। बियान जो बाहर बैठा था उसके नाक में भी किचन से आती खुशबू से उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और कुछ ही देर में रियाज अपने हाथ में एक बाउल लेकर आता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, इसे कहते हैं कम तेल और मसाले से बना टेस्टी और हेल्दी खाना। और डोंट वरी, मैंने अकेले अपने लिए नहीं बनाया, आपके लिए भी बनाया है, इसलिए खा सकते हो आप। बयान कहता है, थैंक्स बट नो थैंक्स, तुम अपना बनाया खुद खाओ। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। ये कह वो अपना खाना खाने लगता है और उसका ध्यान रियाज पर भी था, जो मज़े से अपना बनाया वेज पुलाव खा रहा था। कुछ देर बाद बयान उठते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ रूम में, और मेरे रूम के बगल वाला रूम तुम्हारा है, तो अगर अकेले डर नहीं लगता है तो तुम उसमें रह सकते हो, वरना मेरा रूम तो है ही। ये कह बयान वहाँ से चला जाता है और रियाज बयान और उसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर कुछ ही देर में अपना खाना ख़त्म कर उठता है और देखता है कि उसका बनाया वेज पुलाव अभी भी है, तो वो उसे वहीं पर ठीक तरह से ढककर बिहान के बताए कमरे की तरफ चला जाता है। रियाज कमरे में आते ही बेड पर गिर जाता है। पूरा दिन थकने की वजह से बिस्तर पर जाते ही उसकी आंख लग जाती है। इधर बिहान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और उसके हाथ में उसका फ़ोन, जिसमें इस वक्त उस कमरे की वीडियो ऑन थी जिसमें रियाज था, जो बेड पर पसरा हुआ था, आंखें बंद नींद में, पर फिर भी माथे पर लकीरों ने अपनी जगह बना रखी थी, जिसका मतलब था कि वो नींद में भी बेचैन था।
विहान उस वीडियो को देखते हुए कहता है, किसी को लगता है असलियत छुपाने से सामने नहीं आती, पर कोई ये नहीं जानता कि बाज की नजरों से असलियत कैसे भी छुपाई नहीं छुपती। और मैं भी वही बाज हूँ जिसकी नजरों से कुछ नहीं छुपा। चाहूँ तो एक सेकंड में सब सामने ला दूँ, पर देखना चाहता हूँ कि ये खेल खेलने वाला कब तक ये खेल खेल सकता है। अगर सच्चाई उसके मुंह से ना निकलवाई तो फिर मेरा नाम भी बयान सिंह राजावत नहीं। और ये कहकर वो अपने एक हाथ में पकड़े उस फोन की तरफ देखते हुए दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट का कस लेने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ तो था, और यहाँ जो अनजान था अभी, पर बयान की नजरों से कुछ छुपा नहीं था। बयान की लाइफ इस वक्त एक अलग ही मोड़ पर थी, और उस मोड़ पर मिला था उसे रियांस, जो एक लड़का था, पर बयान की उसके साथ होने वाली बातें बहुत ही अलग थीं। उसके साथ बयान का एक अलग ही साइड नजर आ रहा था, जो थोड़ा शरारती था, और जो शायद औरों की नज़रों में कभी आया ही नहीं था। बयान को कुछ ज़रूरी काम की वजह से अगले दिन सुबह शहर जाना था, जिस वजह से वो अगली सुबह जल्दी अपने फार्म हाउस से निकल गया। और जब रियाज ने बयान को नहीं देखा तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और वो अपने फ़ोन से एक मैसेज करता है, और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और वो खुद से बोला, बस आज का दिन, और फिर होगा सिर्फ इंतकाम हर उस इंसान के साथ जिसने गलत किया। यह सब कह वो भी वहां से बाहर आया, जहां पहले से ही एक कार खड़ी थी, और कार के साथ एक ड्राइवर भी, जिसका मतलब साफ था कि बयान पहले से ही रियांस के इस जंगल से बाहर निकलने का इंतजाम करके गया था। रियांस ने इस वक्त कुछ और न सोचकर सीधा कार के अंदर जाकर बैठा, जिसके दूसरे ही पल वो कार पूरी रफ्तार से वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ मुकुल अपने घर आ चुका था, और अपनी बहन नैना के साथ ही रहता था। नैना की सेहत में भी पहले से अब थोड़ा सुधार था, और जो कुछ भी उसके अतीत में घटा था वो पूरी तरह से तो नहीं, पर उस अतीत की कुछ यादों से वो धीरे धीरे करीब होने लगी। मुकुल भी बिहान के घर से अपने घर आ चुका था, बिहान की परमिशन लेकर, क्योंकि वो अब वहां नहीं रुकना चाहता था, और बिहान भी ये बात समझता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। सबके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर ऐसा सिर्फ उन सबको लग रहा था। पर कुछ था जो शायद सबकी सोच से उलट थी। रिद्धिमा और अनिकेत यहाँ अलग ही नफरत अपने दिल में पाले बैठे थे, और आज अनिकेत अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ चुका था। आज उसने मीरा के साथ अपनी नफरत को अंजाम देने के लिए निकल चुका था। आज मीरा की एक दोस्त की शादी थी। अपनी माँ और दादी की परमिशन लेकर वो अपनी दोस्त की शादी के लिए निकल चुकी थी। वो अपनी कार में बैठी कार के बाहर खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी दोस्त का घर थोड़ा दूर था, जिस वजह से पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। रात नहीं हुई थी, हालांकि वक्त तो शाम का ही था। अचानक से कार रुक जाती है। कार को ऐसे बीच रास्ते में रुकते देख मीरा अपनी कार के ड्राइवर से, जो उम्र में उससे थोड़े बूढ़े थे, इसलिए मीरा उसे कहती है, अरे काका, क्या हुआ? क्या हुआ जो आपने बीच रास्ते में कार रोक दी? मीरा के सवाल करने पर वो ड्राइवर कहता है, अरे बेटा, पता नहीं ये बीच रास्ते में किसने इतनी सारी कीलें डाल रखी हैं। कार के टायर में वो घुस गई, इसलिए कार रुक गई है। उसकी बात सुनकर मीरा कहती है, कोई नहीं, कार में एक्स्ट्रा टायर तो होंगे ना, आप लगा लीजिए। थोड़ा लेट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मीरा की बात सुनकर वो ड्राइवर कहता है, बिटिया, टायर तो चेंज कर दो, पर कार में बस एक टायर है, और हमारी कार के आगे के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। मीरा उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास होकर कहती है, फिर तो काका बहुत देर हो जाएगी, और आज मेरी दोस्त की शादी है, देर हो जाएगी। मीरा की उदासी देख वो ड्राइवर कहता है, अरे आप परेशान मत हो, मैं फ़ोन करता हूँ मैकेनिक को, फ़ोन करता हूँ, वो जल्दी आकर कार के सारे टायर बदल देगा। मीरा कुछ नहीं कहती और कार में बैठकर इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में ड्राइवर के फ़ोन करने पर मैकेनिक आता है। इस तरह से करीब 2 घंटे बीत गए। अंधेरा होने को था। मीरा बार बार अपने फ़ोन में समय देख रही थी, क्योंकि उसे देर हो रही थी अपनी दोस्त की शादी में जाने में। मीरा इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से उसकी कार का डोर खुलता है, और मीरा जब तक कुछ बोलती या करती, तब तक किसी ने मीरा के मुंह पर कपड़ा रखा। मीरा छटपटाने लगी, पर कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद होने लगीं, और वो बेहोश हो गई, और उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया। मीरा को 2 लड़के घसीट कर बाहर लाए। वहीं सामने वो ड्राइवर भी सड़क पर गिरा हुआ था, और उसके सर से खून निकल रहा था, जिसका मतलब साफ था, किसी ने उस ड्राइवर को नुकसान पहुंचाया था। वो दोनों लड़के मीरा को कुछ दूरी पर खड़ी
अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं एक अंधेरे कमरे में, जहाँ पूरी तरह से शांति थी। और उस शांति को चीरते हुए उस कमरे का दरवाजा खुला, जहाँ से एक शख्स चलकर अंदर आया और उसने साइड की तरफ की दीवार पर अपने हाथों को रखकर लाइट ऑन की। लाइट की रोशनी में उस कमरे में रोशनी हो उठी और तभी उस कमरे के बीच लगे एक बेड पर एक लड़की नजर आई, जिसके बाल खुले होने के कारण उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की इस वक्त बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो या तो नींद में थी या बेहोशी की हालत में। वहीं उस लड़की को देखता हुआ वो शख्स आगे बढ़ रहा था और फिर बेड के एक कोने में बैठ उस लड़की की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा उस लड़की के चेहरे से उसके बालों को हटाता है। और अब उस लड़की का चेहरा उस शख्स की आंखों के सामने था। ये लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। और तभी धीरे से मीरा अपनी आंखों को खोलकर देखती है और अपने सामने बैठे शख्स को देख मीरा की आंखों में हैरानी उतर आई और उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। अनिकेत, आप? अपने शब्दों को कहने के बाद मीरा एकटक अनिकेत की तरफ देखती है और फिर जिस जगह पर वो थी उस कमरे की तरफ, और फिर अचानक से उठकर बैठते हुए कहती है, अनिकेत, मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपनी कार में थी और वहाँ कुछ लोग। ये सब कहते हुए मीरा के शब्द लड़खड़ा रहे थे और अपनी बात को वहीं अधूरा छोड़ वो एकदम से अनिकेत की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब इसका मतलब है कि मुझे कार में बेहोश करने वाले और यहाँ लाने वाले आप थे। आप मुझे यहाँ लेकर आए अनिकेत, पर क्यों? बोलिए क्यों? इस तरह से लाने का क्या मतलब था? अपनी बात कहते कहते मीरा की आवाज में गुस्सा और डर दोनों था, जिसका मतलब साफ था कि उसे अनिकेत पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही डर खुद के साथ किसी तरह की अनहोनी का। वहीं मीरा की बात सुनकर अनिकेत कहता है, सुहागरात? बिना शादी सुहागरात मनाने के लिए? वो क्या है ना, सोचा तो था कि आज जो होगा वो शादी के बाद होगा, पर तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, जिस वजह से मेरे अहंकार को चोट लगी। और अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे वो करना होगा जो मैं करना चाहता था, और वो होगा आज भी। बस फर्क इतना है कि ये सब जो आज होगा तुम्हारे साथ, वो पहले शादी के बाद होता, पर अब पहले। और ये कहकर अनिकेत मीरा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के झपट पड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिस वजह से मीरा की एक तेज चीख उस कमरे में गूंज उठी, जो सुनकर अनिकेत के होंठ एक तरफ को मुड़ गए और वो मीरा के जबड़ों पर अपने हाथों को पकड़ कसते हुए कहता है, और चिल्ला, जितना तेज चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, पर यहाँ तुम्हारी ना आवाज़ सुनने वाला कोई है और ना बचाने वाला। मुझसे शादी के लिए मना किया था तूने। क्या कहा था कि मेरे अंदर एक अच्छे पति के गुण नहीं, मेरे अंदर संस्कार नहीं है? क्यों? यही कहा था ना? तो सुन, तूने मेरे बारे में जो सोचा था और जो कहा, सब सच कहा, पर एक बात नहीं सोच पाई कि मेरे लिए लड़कियां बस एक खिलौना है, मुझे खुश करने का, बस एक ऑप्शन है और कुछ नहीं। अदरवाइज मेरे लिए लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आई मेरी बात? वैसे एक बात और कहूँ, तेरी वो जो भाभी थी हारिका, कसम से क्या मस्त थी। जब भी देखता था उसको, मेरा तो मन करता था कि उसे अपनी बाहों में कैद कर लूं और अपनी मर्जी उसके साथ पूरा करूं। पर थी वो बहुत तेज, मेरे करीब आना तो दूर, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। पर एक बात मानना पड़ेगा, तेरे उस भाई बयान की, हर बार मिली भी उसे एक से बढ़कर एक, फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ, रहा हमेशा आगे की खूबसूरत औरतों के मामले में। हाँ, पर एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा मुझे कि मेरी इच्छा जरूर अधूरी रह गई, वो सारिका को अपने बिस्तर पर नहीं ला पाया। कुछ करता उससे पहले ही वो तो ऊपर वाले को प्यारी हो गई। मजे तो तेरे उस भाई ने बहुत लिए होंगे। एक ही कमरे में रहने के बाद भला कोई इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ेगा? हर रोज मौज करता होगा। ये सब कहते हुए अनिकेत के चेहरे पर दुनिया जहान की मक्कारी नजर आ रही थी और मीरा को उसकी बातें सुनकर गिर कि कोई इतना भी गिर सकता है क्या, और उसको इस इंसान की असलियत जानने में कितना वक्त लग गया था। मीरा गुस्से में अपने जबड़ों पर से अनिकेत की मजबूत पकड़ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि अनिकेत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा को दर्द होने लगा था। और उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा अनिकेत की बातों को सुनकर और औरतों के लिए उसकी राय जानकर।
वो खुद को इस मामले में लकी मान रही थी कि समय रहते उसके सामने अनिकेत की सच्चाई आ गई, वरना वो उसके साथ शादी के बंधन में बन जाती तो उसे क्या कुछ सहना होता। मीरा गुस्से से कहती है, छी, शर्म आती है मुझे तुम पर। औरतों को इतनी गंदी नजर से देखने में जरा भी शर्म नहीं आती ना। अपने ही घर की औरतों पर अपनी गंदी नजर डालते। मीरा की बात सुनकर अनिकेत अपनी गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मतलब तुम्हें लगता है सिर्फ नजर? अरे मैंने तो चखा भी है। और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर थोड़ा रुक कर कहता है, जानती हो, पहले तो वो नैना, तुम्हारे उस भाई की मोहब्बत और उस मुकुल की बहन नैना, हाय क्या ही कहूँ, जैसा नाम वैसी ही वो खुद। पहली बार देखा था तेरे घर पर तेरे उस भाई बिहान के साथ। सच कहूँ तो पहले ही दिन से उस नैना की खूबसूरती नाकों में उसी वक्त बस गई थी और उसे पाने की जिद सी होने लगी थी। भाव तो वो भी नहीं देती थी, पर जिद थी मेरी उसे पूरी तरह से पाने की। और जानती हैं, मैंने उसके साथ अपनी उस जिद को ना बस पूरा किया बल्कि उसके साथ मैंने अपनी हर मर्जी को भी पूरा किया। इसी कमरे में, इसी कमरे में, हर दिन हर रात हर पल मैंने उसकी इज्जत को तार तार किया, अपनी हर जिद पूरी की। जिंदा लाश बनकर रह गई थी वो, पर एक गलती की वजह से वो चिड़िया आजाद हो गई। पर कोई नहीं, पुरानी बातों को भूल चुकी है वो, और जब तक सब याद आएगा उसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा तेरे भाई की उस बीबी आरिका के पास। फिर मीरा की तरफ थोड़ा झुककर कहता है, और अब वही जिद मैं तेरे साथ भी पूरा करूंगा। जिस बिहान सिंह राजावत के नाम से पूरी दुनिया डरती है, मैंने उसी बिहान सिंह राजावत के घर की इज्जत को अपनी जिद के आगे मिटाया है। मीरा तो हैरान थी अनिकेत के मुंह से ये सारा जानकर। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिकेत इतना गिरा हुआ इंसान होगा। तभी अनिकेत अपनी करतूतों की बखान करते हुए आगे कहता है, पहले वो नैना और अब तू। जिद तो सारिका के साथ भी बहुत कुछ करने की थी, पर वो तो निकल ली, तो अब उसके साथ की जिद भी तेरे साथ पूरा करूंगा। अनिकेत की बातों को सुनकर तो मीरा बिल्कुल ही सुन पड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ही सामने रहकर अनिकेत ने इतना कुछ किया और किसी को कोई खबर तक नहीं। जिस नैना को ढूंढने के लिए बिहान ने दिन रात एक कर दिए थे, उसी नैना की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं अनिकेत था। मीरा कहती है, तुम सच में नीच इंसान हो। तुम्हारी अपनी भी तो एक बहन है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तो कैसा लगता तुम्हें? मीरा की बात सुनकर अनिकेत गुस्से से कहता है, खबरदार जो मेरी बहन का नाम लिया। अनिकेत की बात सुनकर मीरा कहती है, वाह, बात अपनी बहन की आई तो इतना गुस्सा, तो दूसरों की बहन के साथ गलत करते दिल नहीं कांपा तुम्हारा? मुझे तो खुद से नफरत हो रही है कि कभी भी इस दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार था, जबकि सच कहूँ तो तुम तो नफरत के लायक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने यह शब्द भी छोटा पड़ जाए। मीरा की बात सुनकर अनिकेत कहता है, अब बंद करो अपना ये प्रवचन, क्योंकि अगर मुझे सच में फर्क पड़ता तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करता, पर जब कर रहा हूँ इसका मतलब साफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय खुद से। और अब तेरा भी हाल उस नैना की तरह ही होगा और कैद रहेगी यहाँ। ये कहकर अनिकेत उसके गले में पड़ा उसका दुपट्टा खींचकर अलग कर देता है, जो देख मीरा की डर से हालत पूरी तरह से खराब थी। तभी अनिकेत उसके कंधे पर से उसके पहने लहंगे की चोली को फाड़ता है और अपना चेहरा मीरा की तरफ नीचे झुकाता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो सोच से अलग था। मीरा ने खुद को अनिकेत की कैद से आजाद करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रख उस पर अपनी पूरी हिम्मत से जोर लगा उसे खुद से दूर धक्का देती है। अनिकेत जो मीरा की तरफ से ऐसी किसी हरकत के लिए तैयार नहीं था, वो इस धक्के से संभल नहीं पाता है और बेड के नीचे जाकर गिरता है। मीरा जल्दी से बेड से उठती है और कमरे के दरवाजे के पास पहुंच कमरे का गेट खोलने की कोशिश करती है। उसका हाथ गेट में लगी कुंडी पर गया ही था कि तभी अनिकेत जो नीचे गिरा था, मीरा को बाहर भागने की कोशिश करते देख पूरी फुर्ती के साथ पलटता है और मीरा के पैरों को पकड़ खींच लेता है, जिससे मीरा नीचे फर्श पर गिरती है। और ये इतनी तेज हुआ कि नीचे गिरने से उसके सर पर जोरदार चोट लग गई, जिससे उसके मुंह से एक तेज आह निकली और वो आह सुनकर अनिकेत के होंठ पर एक डेंजरस स्माइल। उस आह को सुनकर मीरा के दर्द का अनुमान लगाया जा सकता था, पर अनिकेत जो वही था, उसके होंठों पर मीरा के दर्द को देख तकलीफ नहीं बल्कि मुस्कान थी। मीरा मुश्किल से अपने हाथों का सहारा लेकर फर्श से उठने की कोशिश करती है।
पर उसके पैरों में और घुटनों में गिरने की वजह से काफ़ी चोट आई थी, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। फिर भी उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो जैसे तैसे उठी तो एक बार फिर मुंह के बल नीचे गिरती है, जिस वजह से उसके सर पर जोरदार चोट लगती है। इस बार अनिकेत ने मीरा का पैर पकड़ खींच दिया था और जिस वजह से वो फिर से गिर पड़ी और उसके सर पर चोट आ गई और वहां से खून निकलने लगा। मीरा को इस कदर तकलीफ में देखकर अनिकेत वहीं अपने घुटनों के बल बैठकर मीरा के बालों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा अपने सामने करता है, जिस वजह से मीरा को बहुत दर्द हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। वो अनिकेत से कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। अगर मेरे भाई को पता चला ना तुम्हारी असलियत, तो जिंदा गाड़ देंगे तुमको। ऐसी मौत देंगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह सब कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा और दर्द दोनों था। मीरा की बात सुनकर अनिकेत हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा भाई यहाँ आएगा और उसे यहाँ का पता बताएगा कौन? तू। और जब तक वो आएगा तब तक तो तेरी इज्जत को मैं तुझसे छीन भी चुका हूँगा। और किसकी धमकी दे रही है तू मुझे? अपने भाई बिहान की? अरे जो अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाया और इतने वक्त से उसका पता नहीं लगा पाया, वो अपनी बहन को मुझसे बचा पाएगा? तुझे क्या लगता है बहुत बड़ा डेविल है वो? हाँ हाँ, ये क्या? अनिकेत हंसते हुए कहता है, और उससे बड़ा राक्षस मैं हूँ, जो उसकी नाक के नीचे से पहले उसकी मोहब्बत नैना को अपनी हवस का शिकार बनाया और अब तू उसकी बहन। और एक राज की बात बताऊं कि क्यों नहीं वो जान पाया कि बिहान सिंह राजावत, जिसकी नजरों से कुछ नहीं छुपा, उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और उसे कैसे कुछ पता नहीं चला? इस तरह का सवाल तो जरूर चल रहा होगा ना तेरे दिमाग में। ये क्या? अनिकेत मीरा की तरफ देखने लगता है, जो सच में ये बात जानना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बिहान और मुकुल ने नैना को तलाशने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर हाँ सिर्फ निराशा ही आई थी। ऐसे कैसे? भाई मीरा को कहीं खोए देख, अनिकेत जोर जोर से हंसते हुए कहता है। चल आज बता ही देता हूँ। वो इसलिए कुछ पता नहीं लगा पाया क्योंकि उसकी हर एक खोज के बारे में मुझे पता चल जाता था और इसलिए हर बार मैं उससे एक कदम आगे रहता था, जिस वजह से वो कभी मुझ तक पहुंचना तो दूर, ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। ऐसी सोच भी उसकी सोच में नहीं आई होगी और उसकी हर एक खबर मुझे तेरे ही घर से मिलती थी। मेरे घर से? मीरा हैरानी से कहती है। अनिकेत कहता है, हुई ना हैरानी? पर यह तो आधी अधूरी बात है। पूरी सच्चाई जानने के बाद तो तेरे पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, जब ये जानेगी कि उस घर और खासकर उस बयान के बारे में हर जानकारी देने वाला और नैना के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा प्लान तो कभी था ही नहीं। हाँ, उसकी खूबसूरती में मैं पागल जरूर था और एक बार अपनी मर्जी उस पर चलाना भी चाहता था, पर सामने ध्यान सिंह राजावत था, तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी करना कोई आसान बात नहीं थी। मुझे कभी भी तेरा वो भाई पसंद नहीं था, पर सिर्फ मैं ही ऐसा अकेला नहीं था, कोई और भी था जिसे वो बयान और उसकी खुशियाँ पसंद नहीं थी। और इसी वजह से उस इंसान ने बयान की जिंदगी से उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसकी मोहब्बत को उसकी ज़िंदगी से दूर करने का प्लान बनाया और उस प्लान में शामिल किया मुझे। और उसी इंसान की वजह से तो मैं इतना सब कुछ कर पाया, वरना अकेले का काम थोड़ी था उस बयान सिंह राजावत की खुशियाँ छीनना। मीरा का दिमाग तो अनिकेत की बातों को सुनकर पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। इतनी साजिशें आखिर क्यों? आखिर ऐसा कौन था जिसे बयान से इतनी नफरत थी और उससे उसकी खुशियां ही छीन ली और एक मासूम लड़की को हथियार बनाया? जानती हो, वो इंसान तुम्हारे ही घर का था और है, जिसकी वजह से नैना मेरे शिकंजे में थी। हालांकि उस इंसान का प्लान तो था नैना को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का, पर यहाँ मैंने प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया और सब कुछ हुआ उस इंसान के बनाए प्लान के हिसाब से। पर नैना की किडनैपिंग के बाद सारा प्लान मेरा था, जो मैंने खुद से एग्जीक्यूट किया था। मीरा की हैरानी अनिकेत की बातों को सुनकर वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। जब अनिकेत ने यह कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर किया और वो इंसान उसके घर का ही है, यानी कि कोई अपना, या यह कहें किसी अपने के मुखौटे में कोई दुश्मन, जिसकी दुश्मनी बयान से इस कदर थी कि अपनी नफरत के आगे उसने किसी मासूम लड़की की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके भाई बयान की खुशियां छीनने के लिए नैना का सहारा लिया।
क्योंकि उस इंसान के हिसाब से नैना उसके भाई की मोहब्बत थी। पर यह बात मीरा जानती थी कि नैना उसके भाई की मोहब्बत नहीं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर बेशक थी, पर मोहब्बत नहीं। क्योंकि उसके भाई की मोहब्बत तो उसके दिमाग ने आगे कुछ सोचना ही बंद कर दिया था। जो सच्चाई उसके सामने थी, अभी उसमें उस इंसान का नाम बेशक सामने नहीं आया था, पर बयान के साथ उसकी नफरत किस हद तक थी, यह मीरा बहुत अच्छे से समझ गई थी। पर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि नफरत बयान से थी, तो अभी जो उसके साथ हो रहा है वो सब क्या है? क्या उस इंसान की नफरत मीरा ये भी है? और उसी ने अनिकेत को उसके साथ ये सब करने को कहा। और ये सब सोच मीरा अनिकेत से सवाल करती है, क्या जिस इंसान ने नैना के साथ गलत किया, क्या उसने ही कहा तुमको मेरे साथ भी ये सब करने को, जो तुम अभी करने की कोशिश कर रहे हो? उसी के कहने पर तुम मुझे यहाँ लेकर आए? मीरा का सवाल सुनकर अनिकेत उसकी तरफ देखने लगता है और एक शब्द में जवाब देता है, नहीं। इनफैक्ट उसे तो मालूम भी नहीं कि तुम यहाँ मेरे कब्जे में हो, और वो इंसान चाहकर भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अनिकेत की बात सुनकर मीरा एक टक में जवाब देती है, और वो क्यों? ये सवाल सुनकर अनिकेत कहता है, ये मुझे नहीं पता और ना जानने का शौक रखता हूँ, लेकिन यह सच है कि जितना मैं उस इंसान को जाना है, उसकी दुश्मनी और नफरत सिर्फ उस बयान से है। कौन है वो? मीरा पूछती है। मीरा की बात सुनकर अनिकेत कहता है, ना ना मेरी जान, उसका नाम बता दूं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता नहीं। और तुमको क्या लगा कि इतनी बात बता दिया हूँ तो सब कुछ बता दूंगा? ये क्या मीरा की तरफ झुकते हुए, इतना बेवकूफ समझी हो क्या तुम मुझे? नहीं, बेवकूफ नहीं, समझदार, पर नीचे से। ये एक आवाज अनिकेत के पीछे से आई, और आवाज को सुनकर मीरा और अनिकेत की आंखों में हैरानी उतर आई, क्योंकि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। और इसलिए मीरा और अनिकेत एक साथ उस तरफ देखते हैं जहाँ से आवाज आई थी, और वहीं उस तरफ देखते हुए जहाँ मीरा की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी नजर आ रही थी, वहीं अनिकेत की आंखों में बेहिसाब हैरानी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, या उसकी आंखों ने कुछ गलत देखा। एक मरा हुआ इंसान भला जिंदा कैसे हो सकता है? पक्का यह सब उसकी आंखों का सिर्फ धोखा था, ऐसा अनिकेत का मानना था इस वक्त। अनिकेत यही सब सोच रहा था कि मीरा, जिसकी आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी थी, अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसके होठों से कुछ शब्द निकले जो बेहद धीरे से थे, और उन शब्दों से ही पता चल रहा था कि मीरा की खुशी का। मीरा के शब्दों में उस शख्स का नाम था आरी। आरिका भाभी। आरिका भाभी, आप जिंदा हो? आप जिंदा हैं भाभी? दरवाजे पर खड़ा इंसान कोई और नहीं, आरिका थी, और उसकी नजरें जो इस वक्त गुस्से से अनिकेत को घूर रही थी, मीरा के शब्दों को सुन उसकी तरफ देखती है, और जिन आंखों में अब तक गुस्सा था, वहां नमी आ जाती है। मीरा की हालत देख उसे मीरा के लिए बुरा लग रहा था, और यही सोच रही थी कि आखिर उसे आने में देर कैसे हो गई। अगर वक्त पर आती तो मीरा जिस हालत में उसके सामने थी, उसकी वो हालत नहीं होती, और मीरा की इस हालत का जिम्मेदार अनिकेत था। जो याद आते ही उसे अनिकेत पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी, और जल्दी ही उसकी वो तलाश खत्म भी हुई। कुछ ही देर में वहां एक जोरदार चीख गूंजी, और वक्त के साथ वो चीखें कम नहीं बल्कि बढ़ती ही गईं, और करीब आधे घंटे के बाद जाकर वो चीखें शांत हुईं। और कब? जब मीरा और राधिका एक तरफ देखती हैं जहां निकेत फर्श पर गिरा था, और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शरीर पर चोटों के निशान, और शरीर की कुछ जगह पर तो उसका शरीर छिल भी गया था, जहां से खून आ रहा था। अनिकेत दर्द से तड़प रहा था, और उसकी हालत देख उसके दर्द का पता चल रहा था, और यह भी कि कितनी तसल्ली के साथ उसे अच्छे से धोया गया था। फ्लैशबैक। आरिका की नजरें इधर उधर कुछ तलाश कर रही थीं, और तभी उसकी नजरें एक जगह आकर रुकीं, और वो एकदम से उस चीज को अपने हाथ में लेती है, और कोई कुछ समझता उससे पहले ही आरिका ने वार किया, और ये वार अनिकेत के ऊपर था, जिस वजह से उसकी एक तेज चीख निकली। और ये चीखें वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थीं, क्योंकि आरिका के हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, और वो उसे अनिकेत की धुलाई कर रही थी। और इस वक्त उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था इस बात से कि वो बिना एक पल रुके बस अनिकेत को धो रही थी, और गुस्से में कह रही थी, बहुत मजा आता है ना तुझे दूसरों को दर्द और तकलीफ देने में, उनको तड़पते हुए देखने में? तो अब वही दर्द और तकलीफ तू भी झेल अपने शरीर पर। तड़प, तब एहसास होगा
कि जब तू दूसरों को तकलीफ देता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। आज तुझे भी एहसास होना चाहिए ना दर्द का। जो दूसरों को दर्द देने से पीछे नहीं हटते, उनकी किस्मत में तो दुगना दर्द और तकलीफ आती है। बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने में? बहुत मजा आता है ना? तो चल, आज तेरी इज्जत का जनाजा निकालती हूँ, और वो भी इस तरह कि तुझे अपने मर्द होने पर भी शर्म आएगी। हारिका जितनी बार कुछ कहती, उसके साथ ही अनिकेत पर उसके डंडे की मार पड़ती। ये सिलसिला अब यही नहीं रुका और हारिका का साथ देने मीरा आगे बढ़ी और हारिका के हाथ से वो डंडा ले गुस्से से अनिकेत की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ सजा देने की हकदार तो मैं भी हूँ। इन जैसे कुछ लोग जो लड़कियों की इज्जत को बस एक खेल समझते हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा ना कि जब बात एक लड़की की इज्जत पर आती है तो एक शांत लड़की को भी काली बनते वक्त नहीं लगता। अगर बात उसके सम्मान की हो तो फिर वो हर वो रूप धारण करती है जिससे अपने साथ गलत करने वाले इंसान को सजा दे सके। इसने आज मेरी इज्जत ही नहीं, मेरी रूह को चोट पहुंचाई है, तो सजा कुछ ऐसी कि पूरी जिंदगी याद रहे। और यह बोलकर मीरा ने अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद किया और तब उसकी आंखों के सामने वही सीन आया जब अनिकेत ने जबरदस्ती उसका दुपट्टा उसे छीना था। और उस वक्त मीरा को ऐसा महसूस हुआ था जैसे इस पल में सब कुछ खत्म। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। सम्मान पर चोट पहुंचाई थी। मीरा अपनी आंखें बंद को खोलती है और उस डंडे से इतनी तेज वार करती है कि अनिकेत की एक तेज चीख के साथ वो कमरा गूंज उठता है। और यह उसकी हर बार की चीखों से ज्यादा तेज और भयानक थी। मीरा की हरकत से तो हारिका खुद भी हैरान थी, क्योंकि मीरा जैसी शांत लड़की का गुस्सा ऐसा होगा उसने नहीं सोचा था। और वो अपने साथ गलत करने वाले अनिकेत के लिए ये सजा चुनेगी, उसके दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। पर जो ख्याल भी उसके दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं था, आज उसी शांत दिखने वाली मीरा ने वो काम किया था और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। आरका की नजरें गुस्से से शांत हो चुकी मीरा से हटकर अब अनिकेत की तरफ जाती हैं, जहां अनिकेत अब तक मीरा के लिए दर्द से बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। कहते हैं हर पाप का घड़ा जरूर भरता है, और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो उसका फल भी जरूर मिलता है। पर कब ये सब होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन वो हर अच्छाई बुराई इंसान को उसके हर अच्छे बुरे कर्म और सही वक्त तय करता है। अनिकेत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लड़कियों को हमेशा असहाय और कमजोर समझने वाला अनिकेत, जो लड़कियों को बस अपने मन बहलाने और उनकी आबरू से खेलने का एक जरिया समझता आया था, आज उसी अनिकेत की हालत इतनी खराब थी कि वो बेहोशी की कगार पर था। और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, दो लड़कियां ही थीं। वही लड़कियां जिन्हें अनिकेत ने हमेशा कमजोर समझा था। आरिका और मीरा ने अनिकेत को मार मार कर उसकी ऐसी हालत की थी कि अभी अनिकेत को पहचानना भी मुश्किल था। सबसे ज्यादा तो मीरा ने उसके शरीर पर वार किया था। आखिर कुछ पल पहले यही अनिकेत तो उसकी इज्जत, उसे उसका मान सम्मान सब छीनने की बात कर रहा था। तो मीरा आखिर कैसे शांत रहती? मीरा ने जब अनिकेत के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था, तब आरिका उसके पास आती है और जैसे ही मीरा के कंधे पर अपना हाथ रखती है, मीरा एकदम से पलट उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू उसका दर्द बयान कर रहे थे। जहाँ अब तक मीरा की आंखों में अनिकेत के लिए गुस्सा था, वही अब आंसू थे। शायद इस बात के लिए कि अगर आरिका नहीं आती तो उसके साथ अनिकेत क्या कर बैठता। मीरा किसी बच्चे की तरह आरिका से लिपट कर रो रही थी और आरिका बहुत प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ फेर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आरिका बहुत अच्छे से जानती थी कि मीरा कैसी है, उसका स्वभाव कितना सॉफ्ट और कोमल था। आखिर इतने महीने उसने उस घर में बिताए थे, तो उस घर के हर इंसान का नेचर भी बहुत अच्छे से समझती थी। और इस बीच उसका मीरा के साथ एक अलग ही लगाव सा होने लगा था, और वो मीरा में अपनी छोटी बहन देखने लगी थी। आरिका को इस सब की आदत थी। आखिर उसका जो काम था उसमें ये सब आम बात थी। उसके लिए सब नया नहीं था, पर मीरा के साथ ऐसा नहीं था। वो हमेशा से चुलबुली थी और उसकी उस शरारत में भी मासूमियत होती थी। हारिका खुद भी यही सोच रही थी कि अगर उसे थोड़ी सी भी और देर हो जाती यहाँ तक पहुँचने पर, तो मीरा के साथ क्या हो सकता था। हारिका का दिल जानता था यहाँ तक आते हुए उसके दिल में कितनी बेचैनी थी। मीरा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस बात की आशंकाओं के बीच उसका दिमाग घिरा हुआ था। यहाँ तक पहुँचने का सफर कितनी आशंकाओं के बीच वो किस तरह से यहाँ पहुंची, ये बस वही जानती थी।
हारिका मीरा का सर सहलाते हुए कहती है। शांत मीरा, यू आर वेरी ब्रेव। मैं तो जानती ही नहीं थी कि मेरी मासूम सी मीरा इतनी बहादुर होगी। आज क्या धुलाई की है तुमने इस अनिकेत की। आई वॉज टोटली शॉक्ड कि सच में मेरे सामने जो लड़की है ये मेरी मासूम सी मीरा है। पता है, अगर मैंने ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद ये बात मानती भी नहीं। पर आज तो तुम छा गई। आज तो तुमने इस अनिकेत की नानी दादी और इसके बाकी सारे पूर्वज याद दिला दिए। आगे से किसी लड़की को देख किसकी नजरें खुद ब खुद झुक जाएंगी। मजाल है किसी लड़की को देखकर ये अब कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचेगा। और फिर थोड़ा रुककर कहती है, और सोचेगा भी कैसे। तुमने उसको कुछ सोचने लायक छोड़ा कहाँ है। ऐसी जगह बार किया है कि बेचारा अब किसी काम का नहीं रहा। यह कह आरिका हंस देती है और आरिका की बातों को सुनकर अब मीरा भी मुस्कुरा देती है। आरिका अपने फोन से किसी को फोन करती है और कहती है, यहाँ एक फालतू इंसान, सॉरी, इंसान की खाल में राक्षस है। आकर ले जाइए। मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। आप आकर ले जाइए एंड मेक श्योर कि इस इंसान पर जितने एफआईआर लगाने हैं आप लगाइए। पर इसे इसके किए की ऐसी सज़ा मिले कि जुर्म करने वालों को इसकी सज़ा के बारे में जानकर ही दिल में डर पैदा हो। और इसके खिलाफ जितने भी प्रूफ आपको चाहिए सब मैं आपको दूंगी। आरिका ये कहकर अपना फ़ोन कट करती है और मीरा से कहती है, इसके साथ तुम्हें जो करना था कर दिया, अब बाकी का पुलिस पर छोड़ दो। आरिका ने फ़ोन पुलिस स्टेशन में किया था। आरिका मीरा को लेकर अपने साथ चली जाती है। आरिका और मीरा कार में थे जब मीरा ने आरिका से सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। मीरा की बात सुनकर आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, अनिकेत पर शक तो काफ़ी टाइम से था पर कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही उसके पीछे किसी को लगा रखा था जो अनिकेत की हर एक बात मुझे बताता था। पर हाँ, आज ये सब होगा इसका अंदाजा मुश्किल मुझे नहीं था। वो तो जिस रास्ते से तुम जा रही थी उसी रास्ते से मैं भी, और बीच रास्ते में जब मैंने तुम्हारी बंद कार देखी तो दिमाग में कुछ गलत होने की आशंका हुई। और वही ड्राइवर भी था जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और उससे जब मैंने पूछा तो उसने जो कुछ भी बताया मैंने तुरंत अपनी टीम से कहकर अनिकेत की कार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा। और कुछ ही देर में इस जगह के बारे में पता चला और मैं निकल गई। पर पूरे रास्ते तुम्हारी फिक्र थी कि मेरे तुम तक पहुंचने में टाइम ना लग जाए और इस बीच तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा कुछ होता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हारिका की बात सुनकर मीरा झट से उसके गले लगकर कहती है, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड भाभी। मीरा ने यह बहुत खुशी के साथ कहा था। पर वही मीरा के मुंह से खुद के लिए भाभी सुनकर हारिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ये भाभी सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हारिका ने सेफली मीरा को उसके घर छोड़ने के लिए अपनी कार को उसके घर के सामने रोका और मीरा से कहा, हम पहुंच गए। तुम्हारा घर आ गया है मीरा, तुम अब जा सकती हो। सब परेशान होंगे तुम्हारे लिए। हारिका की बात सुन मीरा हैरानी से कहती है, सिर्फ मैं अकेली भाभी, आप नहीं चलेंगी साथ। परेशान तो आपके लिए भी हैं यहाँ सब, चलिए ना। मीरा अपनी बात कह हारिका की तरफ देखने लगती है तो हारिका एक गहरी सांस भरती है और कहती है, तुम अच्छे से जानती हो मीरा कि यह घर मेरा कुछ भी नहीं और ना ही मैं। मेरे इस घर में आने का मकसद भी, यहाँ मेरे लिए कोई परेशान होने वाला नहीं है मीरा, क्योंकि इस घर की कुछ नहीं लगती मैं, पर तुम लगती हो। तुम अच्छे से जानती हो ना मेरी और अपने भाई की शादी की सच्चाई भी। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है मीरा। आप उस दिन सारी सच्चाई तुम जान चुकी थी, फिर ऐसा सवाल क्यों। आरका की बातों को सुनकर मीरा कहती है, जानती हूँ सब भाभी, पर क्या आपका और भाई का वो झूठा रिश्ता सच में नहीं बदल सकता। मानती हूँ भाई ने जो कुछ किया और जिस तरह से किया वो सब गलत था, पर भाभी ये सब उन्होंने अपनी दोस्त और उस दोस्त के किए वादे की वजह से किया, अपनी दोस्त के लिए किया। आप सब जानती हो ना। मीरा की बात सुनकर राधिका फीका मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मीरा, मैं सब जानती हूँ। और तुम्हारे भाई ने अपनी दोस्ती निभाने में मेरी बहन, मेरे परिवार और मेरी खुशियाँ छीन ली। मैं ये कैसे भूल जाऊँ। तुमने नहीं देखा था कि मेरी अबिका दी की वो हालत, जिस हालत में मैंने देखा था। हमेशा से हंसती मुस्कुराती अपनी दी को मैंने उस हाल में देखा जैसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती मैं। शरीर था पर सांसें जैसे थमने को तैयार थीं। जिस चेहरे पर हमेशा हिम्मत और आंखों में मैंने चमक देखी थी उस चेहरे पर निराशा और आंखों में खामोशी देखी
तुम्हारे भाई ने मेरी दी की वो हालत की कि वो मुझे पहचान तक नहीं पाई, अपनी बहन को जो उनकी जान थी। सोचा है मीरा तुमने कभी कि आपको वो इंसान अपनी खोई आंखों से देखे, जैसे आपको जानता ही नहीं, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, तुम कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुमने वो हालात नहीं देखे, और ना मैं चाहती हूँ कि कभी उस हालत से गुजरो। तुम्हारे भाई से शादी करने के पीछे मेरा एक मकसद था, अपनी दी तक पहुंचना, और इस सब में किसका हाथ है उस बारे में जानना। अपनी बहन तक तो मैं पहुंच गई, पर उस रात मेरी बहन और नैना के साथ ये सब करने वाला कौन था, मैं नहीं जानती। और उस रात एक्सीडेंट करवाने वाला शख्स कौन था, जिसने मेरे भाई को जिंदगी और मौत के बीच जूझने के लिए छोड़ दिया था, मैं सब जानना चाहती थी। इसलिए इस घर में आई, और इस घर में आने का बस एक रास्ता था, ध्यान से शादी। झूठी शादी। हम दोनों ने अपने मकसद के लिए शादी की थी, और बहुत जल्द मैं उस इंसान तक पहुंच जाऊंगी जो इन सब के पीछे है। लेकिन माफ़ करना, मैं वो नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो, क्योंकि मेरे अपनों के साथ गलत करने वाले के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर हाँ, तुम हमेशा मेरी अपनी रहोगी, और हमारा रिश्ता भी, जो अब दोस्तों की तरह होगा। जब कभी मेरी ज़रूरत हो, याद करना, यह दोस्त अपनी दोस्ती निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। मीरा हारिका की बात सुनकर चुप थी, क्योंकि हारिका ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था। आखिर कैसे एक लड़की अपने और अपने परिवार के साथ गलत करने वाले के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच सकती है? वो चाहती थी कि आरिका उसके घर आए, उसकी भाभी की तरह, पर आरिका की नज़रों से भी कुछ गलत नहीं था। इसलिए मीरा ने अब और कुछ इस बारे में बोलना ठीक नहीं समझा, और फिर आरिका के गले लगते हुए बोली, आज से हम दोस्त, वो भी अच्छे वाले। मीरा की बात सुनकर आरिका भी मुस्कुरा दी। मीरा अब कार से बाहर आती है और अपने घर की ओर बढ़ जाती है, और बीच बीच में पीछे पलट कर देखती तो आरिका की कार अब भी वही खड़ी थी, जैसे उसके सही सलामत घर के अंदर जाने का इंतजार कर रही हो। और मीरा ने जैसे ही घर की दहलीज के अंदर अपने पैर रखे, आरका की कार की आवाज़ से मीरा एक बार फिर पलट कर देखती है जहां आरका की कार अब जा रही थी। और मीरा तब तक उस जगह खड़ी होकर देखती रहती है जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मीरा घर के अंदर आती है तो हॉल में उसे अपनी दादी माँ और माँ परेशान दिखती है। रिद्धिमा भी वहीं सबके बीच बैठी थी, और उसकी शक्ल देखकर बता पाना मुश्किल था कि आरिका के गायब होने की खबर सुनकर वो परेशान थी या खुश, क्योंकि पसंद तो वो भी मीरा को नहीं करती थी, खासकर तब से जब से उसने उसके भाई अनिकेत से शादी से मना किया था, और तब से वो मीरा को और भी ज़्यादा नापसंद करने लगी थी। रिद्धिमा की सास यानी कि मीरा की बुआ की आवाज़ मीरा को अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो कह रही थी अपनी माँ यानी कि मीरा की दादी से, देखा माँ, इसलिए मैं हमेशा से कहती थी बेटियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा छूट देंगी तो यही होगा ना, ऐसे देर रात रहो बेटी के इंतजार में। अरे क्या ज़रूरत थी इस तरह उसे अपनी दोस्त की शादी में भेजने का, वो भी अकेले ड्राइवर के साथ। जवान लड़की है, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। अरे कोई और ना सही, मुझे ही साथ भेज देती, कम से कम मैं तो होती नज़र रखने के लिए। पर कहाँ, जब से भाभी आई हैं आपको तो बस उन पर ही विश्वास और उनकी बातें सुननी होती हैं आपको। मैं सगी बेटी हूँ आपकी, पर मेरी तो ना कुछ सुननी है और ना मेरी फिक्र है। देख लिया ना भाभी कैसे संभाल कर रखती हैं अपने बच्चों को, जो जवान बेटी कहाँ कुछ खबर नहीं है। ये सब वो अपनी माँ और भाभी को सुनाते हुए कहती हैं, जिसमें उनके शब्दों में ताने साफ तौर पर सबको समझ आ रहे थे। मीरा की आंखों में नमी आ गई थी अपनी बुआ जी की बात सुनकर। हाँ, वो जानती थी कि उसकी बुआ उसकी माँ को खास पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके हिसाब से घर में भाभी के हिसाब से सब होता था, और उनकी कोई कदर नहीं थी। पर मीरा ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ के दिल में इतना जहर है कि उसके ना मिलने पर वो इस तरह का ना बस सोचेंगी बल्कि बातें भी करेंगी। वहीं ध्यान अपने फोन पर किसी से गुस्से में बोलते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अगले 5 मिनट के अंदर मुझे मेरी बहन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वह इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। और अगर 5 से 6वां मिनट हुआ तो अपनी सांसों की भी उल्टी गिनती शुरू कर देना तुम। ये कहकर बयान गुस्से से फोन कट कर देता है, और जैसे ही उसकी नज़रें किसी एक जगह पर जाकर रुकती है कि वह नज़रें वहीं थम जाती हैं, और उसके मुंह से निकलता है तुम। बयान के कहे इन शब्दों को सुनकर हॉल में बैठी बयान की माँ, दादी, बुआ और रिद्धिमा की नज़रें
बिहान पर जाती हैं और फिर बिहान की नज़रों का पीछा करते हुए जब सब उस तरफ देखते हैं जिस तरफ बिहान देख रहा था, उधर देखते ही बिहान की माँ उस ओर जाती हैं और सामने खड़ी अपनी बेटी मीरा को देखकर उसे अपने सीने से लगाकर परेशान होते हुए कहती हैं, कहाँ थी तुम मीरा? पता है हम सब कितने परेशान थे। ये कहते हुए उनके चेहरे पर अपनी बेटी के लिए चिंता और फिक्र साफ तौर पर पता चल रही थी। तभी बिहान वहां आता है और मीरा की तरफ देखकर कहता है, तुम ठीक हो ना? मैंने कितना पता लगाया पर कुछ पता नहीं चला तुम्हारा। तुम यहाँ कैसे आई? और ये बताओ ठीक हो ना? बिहान भी अपनी बहन के लिए कम परेशान नहीं था। बिहान की बात सुनकर मीरा कहती है, हाँ भाई, मैं यहाँ कोई था जिसने मेरी इज्जत बचाई और मुझे सकुशल यहाँ छोड़ा। आज अगर वो इंसान नहीं होता तो आपकी बहन भी जिंदा नहीं होती। ये सब मीरा तड़प कर कहती है। वही जानती है कि ये सब कहते हुए मीरा को वो पल भी याद आ रहा था जब अनिकेत ने उसकी इज्जत पर अपनी नज़र रखी थी और उस वक्त मीरा ने हर उम्मीद खो भी दी थी और आरिका आई थी उसकी उम्मीद बनकर। मीरा की बात सुनकर बियान कहता है, किसकी हिम्मत हो गई कि बियान सिंह राजावत की बहन को गलत नजरों से देखे? नाम बताओ। अगर मैंने उसके शरीर से उसकी उन नजरों को अलग ना कर दिया जिससे उसने बुरी नजरों से तुम्हें देखा तो मेरा नाम भी बिहान नहीं। ये सब कहते हुए बिहान के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था और बिहान की बात सुनकर बुआ जी बीच में कहती हैं, क्या हर समय मरना मारना बिहान? अगर तिजोरी खुली रखोगे तो इल्जाम चोरों पर नहीं लगाते। मौका दोगे तो लोग फायदा ही उठाएंगे ना। बुआ जी की बात सुनकर इस बार बिहान की माँ कहती हैं, क्या कहना चाहती हो तुम? जिस पर बुआ जी कहती हैं, कहना क्या है भाभी, आप ऐसे तो इतनी समझदार बनती हैं पर आपको ये समझना चाहिए कि जवान लड़की किसी तिजोरी से कम नहीं है। जिस उम्र में बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं आप उसे रात को उसकी दोस्त की शादी में भेज रही हैं बिना किसी बड़े के साथ। सोचना चाहिए समय क्या चल रहा है। ये कहते हुए बुआ जी के मन में जो आग थी वो पता चल रहा था। बस करो लीला, तुमको समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो और किसके लिए? मीरा तुम्हारी भी बेटी जैसी है, दादी ने कहा। रिद्धिमा कहती है, गलत क्या कह रही हैं मम्मी जी? बड़ी दादी, अभी अगर मीरा की शादी मेरे भाई अनिकेत से हो गई होती तो अपने घर में सेफ होती, पर नहीं, इसने तो शादी करने से ही मना कर दिया। आजाद पंछी बनकर जो घूमना था इसे। देख लिया आजादी का नतीजा। सबकी कड़वी बातों को सुनकर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बियान गुस्से में कहता है, बस, अब और एक शब्द नहीं। बहुत कह लिया सबने और बहुत सुन लिया। अब एक और शब्द नहीं मीरा के खिलाफ। और उसे कितनी आज़ादी देनी है या कितनी नहीं, ये मैं तय करूंगा और कोई नहीं। कोई तय नहीं करेगा मेरी जिंदगी के बारे में। इतनी देर से चुप मीरा से अब रहा नहीं जाता और वो गुस्से में सबसे कहती है। फिर वो बुआ जी से कहती है, 2 साल पहले रामिया दीदी, बुआ जी की बेटी जो अब लंदन में रहती है, ने क्या किया था आपको याद है या भूल गई? मीरा के ये सब सुनते ही बुआ जी की आंखों में हैरानी उतर आई। उन्होंने नहीं सोचा था कि मीरा कभी उनकी बेटी रामिया का जिक्र करेगी। अब वो कुछ कह ना सकी तो मीरा कहती है, क्या हुआ? अभी तक तो आप इतना कह रही थी, अब क्यों नहीं? मुझे कुछ कहने में कसर नहीं छोड़ी और रामिया दीदी के जिक्र पर चुप्पी? गलत बात है ना बुआ जी? मैं कुछ कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानती नहीं। रामिया दीदी ने क्या कुल खिलाए और किस वजह से उनको यहाँ से दूर भेजा गया और उनकी वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, मैं सब जानती हूँ, पर कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि बात अपने घर की थी और अपनी बातें बनाए तो काहे के अपने। पर आप, छी! मीरा अपनी बात कर रिद्धिमा के पास जाकर कहती है, और आप क्या कह रही थी कि अगर आपके भाई से मेरी शादी होती तो मैं सेफ होती? मुझे आसमान में आजाद घूमना था इसलिए शादी से मना किया। तो सुनिए कि हाँ, नहीं करना था मुझे शादी आपके उस भाई से, क्योंकि जो किसी की दुनिया उजाड़ते हैं वो किसी को सेफ नहीं रखते। कभी सुना है आपने भच्चक को रक्षक बनते? और आपका भाई अनिकेत रक्षक नहीं भच्चक है। और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? आखिर बहन है ना अपने भाई की। मीरा की बात सुनकर रिद्धिमा हैरान थी क्योंकि मीरा उससे नाराजगी से बात करती थी, पर आज जिस तरह से बात कर रही थी वो अलग था। फिर बिहान के सामने आकर, और भाई, आपकी क्या ही कहूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मेरे भाई की आंखें कैसे किसी को पहचानने में गलती कर सकती हैं। आप तो किसी की आंखों को देखकर ही समझ जाते थे ना कि वो अच्छा है या नहीं। तो फिर राधिका भाभी के समय कहाँ थी आपकी वो समझ? क्यों आपको उनकी आंखों में वो बेबसी नजर नहीं आई? क्यों नजर नहीं आया कि वो गलत नहीं थी, बल्कि गलत तो उनके साथ हुआ था
उनकी बहन के साथ हुआ था, जिसके लिए वो इस घर में आई थी। सब जानते थे और सब जानते हुए आपने उनकी जिंदगी बर्बाद की। फिर मीरा सबसे 4 कदम पीछे लेकर जोर से बोली, जानते हैं आपने जिसकी जिंदगी बर्बाद की ना, आज उनकी वजह से आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बची। जिसके मान सम्मान की आपने कभी फिक्र नहीं की, आज आपकी बहन का सम्मान मेरी उन्हीं आरिका भाभी ने बचाया। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो न जाने क्या हो जाता। आपकी बहन की इज्जत नहीं रहती। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती भाई। मीरा की बातों को सुनकर सब लोग हैरान थे, खासकर उसके मुंह से आरिका का जिक्र सुनकर, क्योंकि सबके हिसाब से तो आरिका मर चुकी थी। फिर मीरा ने क्यों कहा कि आरिका ने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई? किसने किया तुम्हारे साथ गलत? यह एक सवाल सुन मीरा अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिए, और तभी रिद्धिमा उसके पास आई और सामने खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, बोलो मीरा, किसने किया तुम्हारे साथ गलत? बताओ, हम भी तो जाने कि कौन था वो। रिद्धिमा की बात सुनकर मीरा कुछ कहती कि उसकी माँ आगे आते हुए कहती है, बस करो रिद्धिमा, एक बार मेरी बेटी की हालत तो देखो। क्या वो तुम्हें इस हालत में लग रही है जो किसी सवाल जवाब के बीच फंसे? हमें उससे जो भी जानना है और उसे जो भी बताना है, उसके लिए हम है, उसका भाई है, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। वाह मामी जी वाह, बात अपनी बेटी की आई तो आपने फिर से एक बार मुझे बना दिया ना गैर। पर वही बेटी जब मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही थी तो आप चुप खड़ी थी। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? क्यों हर बार इस घर में ये भेदभाव होता है? और रही बात सवाल जवाब की, तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया है और उसका जवाब मीरा के पास ही है। आखिर उसने ही तो कहा कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो आप सभी बताइए कि जैसा मीरा कह रही है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, नॉर्मल बात है कि मीरा ने उसका चेहरा देखा होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मीरा के साथ जबरदस्ती करने से पहले उसने अपना चेहरा किसी मास्क से ढका होगा, या फिर हमारी मीरा की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया होगा। क्यों मीरा, मैं सही कह रही हूँ ना? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था? रिद्धिमा ने थोड़े एटीट्यूड और उसके भाव के साथ मीरा की तरफ देखते हुए कहा। रिद्धिमा की बातों को सुनकर वहां मौजूद सबको गुस्सा आ रहा था, और बिहान कहता है, रिद्धिमा, बस अब और एक शब्द नहीं, वरना अगर मैंने सवाल जवाब करने शुरू किए तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। आई बात समझ? औकात जितनी होना रिद्धिमा, बातें भी उतनी ही करनी चाहिए। और जिनका खुद का करेक्टर खराब हो वह दूसरों पर कीचड़ नहीं उछाला करते रिद्धिमा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का? पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो, फिर किसी दूसरे की जिंदगी में झांकना। तुम मेरी बहन पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के करेक्टर पर भी ध्यान दो। तुम तो मैरिड हो ना, तो बताओ कि मैरिड होने के बाद भी तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? बोलो, है कोई जवाब? यह जवाब मैं दूं? तुम्हारे हस्बैंड इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम्हारे फिजूल खर्ची के शौक, तुम्हारे वो बड़े बड़े सपने, और जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, जो दूसरों से छुपी हुई हैं, पर उसे और मुझे सब पता है। इसलिए कभी भी नहीं रहना चाहता था मैं तुम्हारे साथ। इसलिए तो अपने इस घर, इस परिवार और तुमसे बहुत दूर अपनी एक नई जिंदगी बसाने के लिए चला गया, क्योंकि वहां उसे खुशी और सुकून दोनों मिलता है, जो तुम्हारे साथ रहकर उसे कभी भी नहीं मिला था। और मैं खुश हूँ कि मेरे उस भाई ने देर से ही सही, पर एक सही फैसला लिया था तुमसे दूर होने का। और जानती हो अब तक वो तुमसे डिवोर्स क्यों नहीं लिया है? उसकी वजह है बुआ जी, उसकी खुद की माँ। हाँ, एक तुम्हारी सास जिन्होंने पैसों के लालच में अपने बेटे को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जहाँ उसकी खुशी नहीं थी, बल्कि दम घुटता था उसका तुम्हारे साथ। वो तो तुमसे शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। वो तो तुमसे शादी के वक्त उसकी अपनी माँ ने, बुआ जी की तरफ एक नजर देख बयान कहता है, बुआ जी ने फूफा जी की कसम देकर ही उसको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इसमें उनका फायदा था। उन्होंने ये कहकर शादी करवाई थी कि फूफा जी चाहते थे तुम्हारी शादी उससे हो, और फूफा जी की कसम तक दे डाली। और मेरा भाई आज तक वह उस कसम को निभा रहा है, ना चाहते हुए भी निभा रहा है, ये सोचकर कि उसके पापा की अंतिम इच्छा थी। पर वह कहाँ जानता था कि उसकी पत्नी और उसकी माँ दोनों में से किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी फिक्र है। और जब जान गया तो बिना कुछ कहे चला गया सबसे दूर, अपनी खुशियां तलाशने। जो लड़की अपने रिश्ते नहीं संभाल पाई वो दूसरों को नसीहत देते अच्छी नहीं लगती। ध्यान की बात सुनकर रिद्धिमा का चेहरा तवे के निचले हिस्से की तरह काला पड़ गया, और वहीं बुआ जी की नजर शर्म से नीचे, क्योंकि बयान के कहे हर एक शब्द सच थे। अपने लालच के चक्कर में
उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई, झूठी कसम दी और उनके इस लालच ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। वो उनसे दूर चला गया और गलती से भी फोन तक पर बात नहीं करता था। आज तक उनको इससे फर्क नहीं पड़ा था, पर आज जिस तरह से बयान ने ये सब बातें कही, उनको समझ आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। पैसों के तराजू में अपने बेटे को तोल बैठी। पैसे तो मिले, पर अपने खुद के बेटे को ही खो बैठी थी। उनकी आंखों में नमी आ गई, पर चेहरा झुका होने के कारण किसी को नजर नहीं आया और ना कोई देखना चाहता था। बयान की बातों को सुनकर अब रिद्धिमा भी पीछे नहीं हटती और बयान की तरफ देखकर मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहती है, वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। डायलॉग तो बहुत अच्छे देते हो तुम, लेकिन ये जो तुम दूसरों को प्रवचन दे रहे हो ना, अपने टाइम पर ये सब तुम क्यों नहीं समझते? दूसरों को तो सीख दे रहे हो तुम मिस्टर बयान सिंह राजावत, पर खुद के समय सब भूल जाना, ये तो गलत बात है ना। फिर वो बयान के चारों तरफ गोल घूमते हुए कहती है, एक बात सुन लो मिस्टर बयान सिंह राजावत, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तुमने मेरी सच्चाई पर अच्छे से पीएचडी कर रखी है, ये तो समझ आ गया मुझे, पर तुम्हारी सच्चाई अगर मैंने यहाँ तुम्हारी फैमिली के सामने बताने लग गई ना, तो सोचो क्या हो सकता है। बहुत सच्चाई पर खड़े हो ना तुम, तो यहाँ खड़े सब लोगों को बताओ ना, तुम्हारी अपनी शादी की सच्चाई क्या थी। बोलो बयान, क्या है तुम्हारी शादी की सच्चाई? तुम्हारी पत्नी आरिका की सच्चाई क्या है? रिद्धिमा फिर थोड़ा तेज आवाज के साथ कहती है, अब क्यों चुप खड़े हो? बताते क्यों नहीं सबको सच्चाई? सब है क्या? तुम्हारी अपनी फैमिली, जिनको तुम पर इतना अभिमान है, तो बोलो, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच के रिश्ते की सच्चाई क्या है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।